ठीक है, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम लोग और इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। क्या टॉपिक है? ब्रिक्स। ब्रिक नामक संगठन का गठन होना चाहिए, ये विचारधारा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिम ओ नील। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। जिम ओ नील, याद रखना आपने, ठीक है। पहले ये ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बना। ब्रिक का मतलब हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में बना ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक एक अवधारणा है जिससे तात्पर्य तीव्र गति से वृद्धि कर रही चीन, भारत, रूस और ब्राजील जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था से है। ब्रिक शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने के जिम ओ नील द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना आप, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का 30% भूभाग है। मैंने आपको बताया था किसी संगठन की महत्ता तब पता चलती है उसके पास कितना भूभाग है, उस संगठन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग रहता है और विश्व के जीडीपी में उनका कितना प्रतिशत है। ये तीन चीजों से उस संगठन की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इसलिए इन तीन चीजों को जरूर पढ़ना चाहिए कि 30% क्या है? भूभाग है। 41% आबादी है इनके पास पूरे विश्व की, और विश्व के सकल घरेलू जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका योगदान करीब 24% का है। कितना? 1/4 समझ लीजिए। पूरी विश्व की जीडीपी का 1/4 किसके पास है? ब्रिक्स के पास है। और ये देश सकल विश्व बाजार में 16% का योगदान करते हैं। सकल विश्व बाजार में कितने का योगदान है? 16% का योगदान है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के एकटेरिनबर्ग में हुआ। जब क्वेश्चन पूछेगा ब्रिक का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तब आपने बोलना एकटेरिनबर्ग, रशिया, और सन बोलना है आपने 2009। लेकिन जब पूछेगा ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो ब्रिक्स तब बोलते हैं हम जब साउथ अफ्रीका उसमें जुड़ जाता है। तो ब्रिक का पहले सम्मेलन का आंसर अलग होता है और ब्रिक्स के पहले सम्मेलन का आंसर अलग होता है। उत्तराखंड में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन पूछा, अधिकतर बच्चों ने येकटेरिनबर्ग कर दिया, जो कि आंसर गलत था। अगर वो ब्रिक पूछता तब येकटेरिनबर्ग होना चाहिए था। जब ब्रिक्स पूछेगा तब आंसर अब आगे आ रहा है। सानिया चीन में हुआ था ना ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन। ध्यातव्य है कि ब्रिक, भाई आगे उठा दिया करो पहले ही। ध्यातव्य है कि ब्रिक के दूसरे शिखर सम्मेलन में इन देशों ने यह निर्णय लिया था कि दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक की सदस्यता प्रदान की जाए। क्योंकि ब्रिक का नामकरण इसके सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से हुआ है, अतः वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया? यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन की मेजबानी में आभासी माध्यम से 23-24 जून 2022 को आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। हो गया होगा ये तो, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो चुका है, ठीक है। अब देखो इधर, देखो उधर, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो 2009 में येकटेरिनबर्ग। और जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक का तीसरा है, लेकिन ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन सानिया चीन में हुआ। कहाँ हुआ? सानिया चीन में हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसमें भाग लिया पहली बार, इसलिए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन सानिया चीन। उत्तराखंड पीसीएस 2017 में पूछा जा चुका है। चलो जी आगे। चौथा नई दिल्ली में हो चुका है, भारत में ही है नई दिल्ली। ब्रिक्स बैंक, उसके बाद क्या है? ब्रिक्स बैंक, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों के समूह ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में पूछा जा चुका है। 21 जुलाई 2015 को संघाई में ब्रिक्स बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया। ब्रिक्स बैंक कहाँ है? आंसर संघाई में। चाइना ने अपने उसमें किया इसको। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2015 को चीन ने ब्रिक्स बैंक के निर्माण के बारे में किए गए समझौते के आधिकारिक रूप से पुष्टि की, जबकि भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इस समझौते की पुष्टि पहले ही कर चुके थे। ब्रिक्स देशों के समूह में विश्व के सबसे तेजी से विकसित होने वाले विकासशील देश शामिल हैं। सबसे तेजी से विकसित होने वाले विकासशील देश शामिल हैं ब्रिक्स में। इस लाइन को खास ध्यान देना है, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है आपसे। 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने 100 अरब डॉलर की पूंजी से ब्रिक्स बैंक की शुरू किए जाने का निर्णय लिया था। 100 अरब को हाईलाइट करना है आपने।
ये राशि अब हो सकता है बढ़ गई हो। फिलहाल इस बैंक की शुरुआत 50 अरब डॉलर से की गई है, जिसको बढ़ाकर 100 अरब डॉलर किया गया। साथ ही संकट के समय एक दूसरे को वित्तीय सहायता देने के लिए एक कोष का गठन ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया। इस कोष का नाम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूल। फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत कब पड़ती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पड़ती है ना। अधिकतर जो व्यापार होता है वो विदेशी मुद्रा में होता है, डॉलर में होता है। 100 अरब डॉलर के इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूल में चीन का योगदान 41 अरब डॉलर है। यह क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले। क्या है? बहुत पहले बन चुका है। जबकि भारत, रूस और ब्राजील 18-18 अरब डॉलर था। दक्षिण अफ्रीका का योगदान 5 अरब डॉलर का है। भारत का योगदान 18 अरब डॉलर, रूस और ब्राजील का भी 18 अरब डॉलर, जबकि चीन का 41 अरब डॉलर और साउथ अफ्रीका का 5 अरब डॉलर। ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना ब्रिक्स समूह ने पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं के विकल्प के रूप में किया है। क्या जरूरत पड़ी ये करने की? भाई कब तक हम आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ ही वो संस्था है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करती है, आपके सही करती है ना। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गया तो हमें आईएमएफ की तरफ देखना पड़ता है। तो इन 5 देशों ने कहा यार कब तक आईएमएफ की तरफ देखोगे, अपना एक कोष बना लो फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। आपस में ही जमा करके क्या कर देते हैं, एक कोष बना देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी जिसको, तब क्या कर लेंगे, इसमें से ले लेंगे, है ना। क्योंकि आईएमएफ पर आपको पता है अमेरिका का प्रभाव है। किसका है? फंड, मैंने कहा आपको अमेरिका का प्रभाव है। यहाँ भी समस्या है, यहाँ पर चीन का प्रभाव है। दोनों ही देश क्या हैं, जो नंबर 1 पे जो ऊपर होते हैं ना आपसे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर आओ। भाई 41 अरब डॉलर दे रखे तो प्रभाव तो चीन का ही होना है। 18-18 अरब डॉलर हमारे हैं। और ये है कि हम अपना पार्ट क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया हमारा, ट्रेड में खराब हो गया, जैसे संस्थाओं के विकल्प के रूप में किया। इस बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में। कहां पर है? संघाई शहर में। मुख्यालय कहां है? संघाई शहर में। मार्च 2023 में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को चुना गया था। कब? 2023 में। हाईलाइट कर दीजिए, मार्च में चुनी गई डिल्मा वाना रूसेफ। इसलिए अभी आपके जो पेपर होने वाले हैं वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां के? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को चुना गया। ज्ञातव्य है कि भारत के केवी कामत को इस बैंक का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। यह बड़ी बात थी उस जमाने के, जब ये बना था उस समय सारी जगह प्रश्न पूछे गए, कौन है कौन है। भाई केवी कामत है, भारत के है ना। बड़ी बात थी भारत के लिए कि पहला अध्यक्ष कौन था, भारत का था। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका है। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के सदस्यों की संख्या 9 हो गई है, जिसमें ब्रिक्स देशों के समूह के अतिरिक्त यूएई भी आ गया है, बांग्लादेश भी आ गया है, उरुग्वे भी है और मिस्र भी है। नवीनतम कौन है? अब ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे और मिस्र। क्लियर हो गया। ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स देशों को एनडीबी ने देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गुजरात स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। सतत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय। ये नए पेपरों में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आगे अब आ गया बिम्स्टेक। क्या आ गया? अगला संगठन है बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, कुछ ऐसा नाम था ना इसका, है ना, बिम्स्टेक। अब तो खैर अलग हो गया। चलो, बिम्स्टेक एक नया संगठन है। पूर्व में से बिस्टेक बोलते थे और 4 सदस्य थे इसमें। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश थे। क्या थे? इसलिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव करके कुछ ऐसा नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 6 जून 1997 को बैंकॉक सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में म्यांमार के शामिल हो जाने के बाद ये बिस्टेक से बिम्स्टेक बन गया। म्यांमार को शामिल करने का निर्णय दिसंबर 1997 बैंकॉक के बिस्टेक के सदस्यों ने लिया था। फरवरी 2004 में नेपाल व भूटान के
बिम्स्टेक में शामिल हो जाने पर इनकी सदस्य संख्या 7 हो गई। भाई नेपाल और भूटान तो लगते नहीं है बंगाल की खाड़ी से, तो अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का क्या मतलब है? तो तब क्या किया गया? इस संगठन का उद्देश्य आपसी सहयोग के लिए व्यापार निवेश, फुल फॉर्म निकालिए जरा बिम्स्टेक की। मल्टी सेक्टोरल, फिर दोबारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो नेपाल और भूटान के बिम्स्टेक में शामिल हो जाने के बाद इस संगठन का यह नाम सभी सदस्य राष्ट्रों के नाम के पहले अक्षर का समावेश नहीं कर रहा था। अतः जुलाई 2004 को बैंकॉक में, आगे बढ़िए, पहले शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक का नाम बदलकर बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। फुल फॉर्म याद रखिएगा। पहले क्या था कि जो बिस्टेक, उसमें क्या था, बांग्लादेश, इंडिया, है ना, श्रीलंका, कुछ ऐसे मतलब पहले अक्षरों से क्या थे वो नाम था। बाद में नेपाल, भूटान कहाँ रखते, नाम बन ही नहीं रहा था, तो फिर बहुत अच्छा नाम रखा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेपाल भूटान की सीमा बांग्लादेश से नहीं, बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती है, ठीक है, कहीं पर भी। ध्यातव्य है कि इसका 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया। ठीक है, आगे अब अगला क्या बता रखा मैंने, G7 पे आ जाइए। ग्रुप ऑफ 7, G7 की स्थापना 1975। अब जैसे बेस ईयर है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके चलता हूँ 1977, मेरे जन्म से 2 साल पहले G7 बन चुका था। क्या बन चुका था? अब आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आप बेस ईयर नहीं ले सकते। अपने जन्म को बेस ईयर आप नई घटनाओं के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ले सकते हैं कि 1977 से 2 साल पहले क्या हो गया, G7 क्या, हाँ, स्थापना हो चुकी थी। विश्व के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र, अमेरिका 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र पर आपने क्या करना है, ध्यान देना। G7 में कौन है? तो शुरू में 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र थे। अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, जापान था, रूस नहीं था। बाद में रूस भी आया, फिर रूस बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि G8 बन गया था, है ना। तब तक रूस ने क्या कर दिया कि क्रीमिया को कैप्चर कर दिया, और अमेरिका तो चाहता भी नहीं है कि मेरे बगल में कौन या मेरे सामने कौन बैठे। तो विश्व युद्ध के बाद यही तो 2 महाशक्तियां हैं जो एक दूसरे से क्या करती हैं, है? एक लोकतंत्र की समर्थक है, एक कम्युनिज्म की समर्थक है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। जब रूस ने क्रीमिया को कैप्चर किया तो मौका मिल गया, फिर G8 से फिर G7 बन गया। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति बिलारी गिन्सकार्ड ने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, बिलारी गिन्सकार्ड, इनका नाम हाईलाइट करना है आपने कि G7 किसने बनवाया, ने इनकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस संगठन की प्रथम बैठक नवंबर 1975 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के समीप, 1975 में रैम्बोनिलेट नामक स्थान पर हुई थी। कनाडा को इस समूह में 1976 में शामिल किए जाने के बाद इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा। 1997 में रूस को इसमें सम्मिलित किए जाने के बाद ये G8 बन गया। किंतु 24 मार्च 2014 को यूक्रेन विवाद के कारण, यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया नीचे, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने नर्सिंग के पेशे को सम्मान दिलाया, याद है, क्रीमिया युद्ध में उन्होंने घायलों की क्या की थी, सेवा की थी। तब जाके फ्लोरेंस नाइटिंगेल पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी। उस जमाने में ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, यानी क्या गजब की सेवा रही होगी कि फेमस होगी पूरे विश्व में। आज भी हम जानते हैं लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। कुछ लोग हैं इस धरती पर जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए, ठीक, और क्या हुए, हमेशा के लिए अमर हो गए, नाम अमर हो गए उनके।
2014 को यूक्रेन विवाद, वही क्रीमिया को कैप्चर किया इसने, अब तो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा, तो अमेरिका को क्या चाहिए था, अमेरिका तो लगा रहता है वैसे बाहर करो बाहर करो, है ना, तो बाहर कर दिया गया उसको, फिर G7 बन गया था, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था रूस को, इसलिए G7 बन गया था। अतः अब पुनः इस संगठन को G7 के नाम से जाना जाने लगा है, IS 2009 में पूछा जा चुका है। G7 का शिखर सम्मेलन किसी न किसी सदस्य देश के प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 9 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। जानबूझ के किया जापान ने हिरोशिमा में, अमेरिका है ना इसमें, आओ देखो यहीं डाला था आपने बम। 4 आइलैंड है जापान के, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। हिरोशिमा होन्शु पर है। हिरोशिमा किस आइलैंड पर है? होन्शु आइलैंड पर है। और जो नागासाकी है वो किस पर है? क्यूशु पर। तो 4 बड़े आइलैंड जापान के, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। 6 अगस्त को डाला था हिरोशिमा पर 1945 में। लिटिल मास्टर नाम था उस बम का, लिटिल बॉय, लिटिल मास्टर। दूसरा था फैटमैन। पहला वाला यूरेनियम बेस्ड था, दूसरा वाला प्लूटोनियम बेस्ड था, है ना, परमाणु बम। आपके हाथ में, आप क्या करते हो, बिजली बनाते हो या तहस नहस करते हो? तो हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, तीनों को हाईलाइट करना है। किस पर चर्चा हुई? रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है उस पर चर्चा हुई, कोविड-19 महामारी पर चर्चा हुई और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज जिसको बोलते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। G7 का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ज्ञातव्य है कि G7 एक गैर सरकारी और गैर समाजवादी संगठन है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। G7 एक गैर सरकारी और गैर समाजवादी संगठन है। इसका ना तो कोई मुख्यालय है और ना ही कोई इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी प्रकार के बजट का कोई प्रावधान है। जिस भी राष्ट्र के यहाँ बैठक होती है सारा खर्चा उसको उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐसे ही लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा। जहां जिस देश में बैठक होगी सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो देश उठाएगा। इसका पूरा खर्च वही देश उठाता है जो इसका आयोजन करता है, और आयोजन करता राष्ट्र ही इसका अध्यक्ष भी होता है। ये तो वही हो गया कि बैट मेरा है, कैप्टन मैं ही बनूंगा। पहले होता था ना बचपन में, मेरा बैट है, कैप्टन मैं बनूंगा और मैं एक बार आउट होने के बाद फिर दोबारा खेलूंगा। ठीक है। G20 1999 में बर्लिन कहां पड़ता है? जर्मनी में। बर्लिन की दीवार सुना आपने? पहले जर्मनी के 2 पार्ट थे, बीच में बर्लिन की दीवार थी, बाद में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जर्मनी का एकीकरण हुआ, पुनः एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी एक देश बन गया, है ना। क्योंकि आपको पता ही है हिटलर, फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूहरर। मीन काम्फ लिखी उसने, मेरा संघर्ष, किताब का नाम क्या है? अब उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे, जन धन की हानि हुई थी। तो उन्होंने जर्मनी को तोड़ दिया था, मतलब जब मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि जर्मनी को तोड़ के रखा। बाद में फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, बर्लिन की दीवार गिराई गई और जर्मनी का एकीकरण हुआ। यह विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 की एशियाई आर्थिक संकट के मद्देनजर विश्व के धनी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थायित्व हेतु एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। सबसे पहले एक चीज ध्यान दिया करो कि क्यों बनती है, कोई संगठन का गठन क्यों होता है। क्या 1997 में आर्थिक संकट आया था? भाई 2 मंदियां बड़ी फेमस हैं। रिसेशन समझते हो? मंदी, रिसेशन समझते हो? मंदी। एक तो तीसा की महान मंदी। तीसा की महान मंदी जानते हो क्या था? नहीं सुना? चलो अब मैं बता देता हूं, मेरा उत्तरदायित्व है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ, पूरा यूरोप तबाह हो गया। अब आप पूछोगे, अब अभी तक तो आप पढ़ते थे कैसे तबाह होता है, आजकल आप देख रहे होंगे इजराइल, फिलिस्तीन, उधर देख रहे होंगे लेबनान, ठीक है। अभी और इसने बड़ा रूप लेना है। अगर जल्दी शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है तो विश्व
जो विश्व है वो बहुत बड़े संकट की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? और इसका कारण क्या है? कट्टरता। क्या कारण है? कट्टरता, कट्टर सोच और हथियारों का जमावड़ा। जब हथियार ज्यादा जमा हो जाते हैं तो युद्ध होते होते हैं। अगर आप बिना हथियारों के चल रहे हो तो आप किसी से नहीं उलझोगे। आप ये प्रयास करोगे कि ना कोई मेरे से उलझे और ना मैं किसी से उलझूं। एक बार रिवॉल्वर लगा के चलना, आप खुद ढूंढोगे क्या बहाने, कोई मेरे से उलझे तब मैं उसको क्या करूं, रिवॉल्वर दिखाऊं। और सामने वाला भी अगर रिवॉल्वर वाला होगा तो वो भी दिखाएगा। होता है ना कि अगर आपके पास सौंदर्य है, अगर आपके पास वाहन है, अगर आपके पास शस्त्र है, ये चीजें दंभ पैदा करती हैं। क्या करती हैं? अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान भी दंभ पैदा करता है। क्या करता है? दंभ मतलब अहंकार। जब आप बड़ी गाड़ी में होते हैं तो अहंकार होता है, छोटी गाड़ी वाला। छोटी गाड़ी में होते हैं तो उससे छोटी गाड़ी वाला, उससे छोटी गाड़ी में मतलब स्कूटी से साइकिल में आ गए तो पैदल। आपको क्या लगता है ये क्यों चल रहा सड़क? होता है ऐसा। जब आप स्कूटी सीखते हैं तो आप चाहते हैं मैं चलूं, ये सड़क मेरी है, बाकी कोई मेरे आगे पीछे क्या ना हो। दंभ, इसको दंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहंकार। और ये मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। और इन प्राकृतिक गुणों की वजह से ही क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। क्या होते हैं? विश्व गुरु है भारत, समझाना चाहिए, सब यहीं रह जाना है। क्या होना है? सब यहीं रह जाना है। ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं। चलो, तो अब यूरोप बर्बाद हो गया। अब यूरोप को क्या हुआ कि यूरोप को फिर पुनर्निर्माण करना था। पुनर्निर्माण करने के लिए सारी युद्ध की आवश्यकताएं भी यूएसए पूरी कर रहा था। युद्ध के बाद की आवश्यकताएं भी किसने की पूरी? यूएसए ने की। यूएसए इतना अमीर कैसे बना? अरे बहुत पुराना टाइम थोड़ा है यार। 1492 में कोलंबस ने खोजा, क्यूबा देखा उसने कहा नई दुनिया है। अमेरिका विसुपुक्की के नाम पर उसका नाम अमेरिका रखा गया। ब्रिटेन के लोग वहां चले गए, 13 राज्य उन्होंने बसाए, 13 स्टेट उन्होंने क्या किया, किनारे किनारे के बसाए, कैप्चर कर दिया अमेरिका को। रेड इंडियंस को भगा दिया, धीरे धीरे पूरा कैप्चर करके आज यूएसए बन गया। सबसे अच्छे लोगों को उसने आमंत्रित किया अपने देशों में। सिस्टमैटिक लोगों को क्या किया उसने? आमंत्रित किया। पढ़े लिखे लोगों को आमंत्रित किया। भारत ने सबको आमंत्रित किया, आइए, खुला है क्या, भारत पर सब आए। लेकिन अमेरिका ने सबसे पढ़े लिखे, आपने क्या किया? आईआईटी, आ जाओ आप अमेरिका। आपके देश वाले कितने दे रहे हैं आपको? आपने कहा साहब 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं 10 लाख दूंगा आपको, आ जाओ मेरे यहाँ। आप क्या हो? डॉक्टर हो? आप डॉक्टर हैं, आपको आपका देश कितना दे रहा है कि जी मुझे 1 लाख या 50, 60, 70 हजार रुपए दे रहा है, एक 3 रूम फ्लैट दे रखा है। काम कितना करते हो आप? कि जी कोई लिमिट नहीं है, बहुत काम है, आ जाओ मेरे देश में। काम के घंटे तय होंगे, आपको जितना आप यहाँ पे ले रहे हो उसका 10 घंटे। यानी ब्रेन ड्रेन करवाया उसने। क्या करवाया? हमारे पैसे पे पढ़े, हमारे टैक्स के पैसे पे बच्चे पढ़ रहे हैं, सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? इसी को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अमेरिका अमीर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, शस्त्र बेचकर और क्या करके, जो युद्ध जर्जित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनको क्या करके उसको पुनर्निर्माण करने में सब चीज बना रहा था। सीमेंट भी बना रहा था, ये भी बना रहा था। अब क्या हुआ? प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ गई। कहां पर? यूएसए में। और जाता रहा कहां? यूरोप में सामान जाता रहा, यूरोप का सोना आता रहा, यूरोप के सारी, जिसको बोलते हैं, कहा जाता है कि एक समय ऐसा है कि यूरोप का सारा सोना अमेरिका के पास था। ठीक है, अब एक सैचुरेशन स्टेज आती है, संतृप्त अवस्था जिसको बोलते हैं। यूरोप फिर दोबारा बस गया। क्या हो गया? बस गया। तो जब भाई मेरा मकान बन गया तो मैं सीमेंट का क्या करूंगा? अब अमेरिका कह रहा कि वहां ओवर प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? ओवर प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन हो गया यानी चीजें बनती रही लेकिन खरीदार था नहीं। तो क्या हुआ कि एक मतलब वहां से मंदी स्टार्ट हुई और उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको बोलते हैं 1929 में स्टार्ट हुई है मंदी। इसको तीसा की महान मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी जो मंदी है, रिसेशन जिसको बोलते हैं, वो है 1997 का। और इसका कारण था सब प्राइम। क्या था? सब प्राइम। यानी अमेरिका में कुछ किताबें ऐसी आई जिसको पढ़कर वहां के लोगों ने एक विचारधारा को क्या किया? अडॉप्ट करने की कोशिश की कि 30-40 साल तक इतना कमा लो कि उसके बाद कमाने की आवश्यकता ना पड़े। और उसके लिए उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखकर, प्रॉपर्टी होती ना, जैसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख में और इनको बेच दी 2 लाख में।
लोन कहाँ से ले रहा हूँ, मतलब जो ये खरीद रहे हैं लोन बैंक से ले रहे हैं। इन्होंने इनको बेच दी 3 लाख में, ये भी लोन कहाँ से ले रहे हैं, बैंक से। इन्होंने बेच दी 4 लाख में, 4 लाख से 5 लाख हो, 1 करोड़ की हो गई प्रॉपर्टी, और सब लोन लेके क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। और एक दिन पता चलता है कि प्रॉपर्टी की कीमत तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो 1-1 करोड़ की क्या कर रहे हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लोन पर है, और इस प्रॉपर्टी की तो कीमत ही नहीं है। खामखा आपने क्या कर दिया, इसको इतना बना दिया कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है की है, और इसकी कीमत तो 50,000 भी नहीं है। लेमन ब्रदर्स करके बैंक था, वो डूबा, उसके साथ साथ एक झड़ी में खूब सारे बैंक अमेरिका के क्या हो गए, शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम से नीचे गिरने लगा, और मंदी ने चपेट में ले लिया किसको, यूएसए को, और यूएसए के साथ साथ पूरे विश्व को क्या किया, चपेट में ले लिया। भारत पर कम असर पड़ा, क्योंकि भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ, तो उसका प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ा, उतना नहीं पड़ा जितना अन्य देशों पर पड़ा, है ना। यानी यूनान ग्रीस संकट उत्पन्न हो गया, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से देश बर्बाद हो गए, किससे, मंदी से, रिसेशन से। इस वजह से इसकी स्थापना करनी पड़ी भाई। इतना बताने के लिए देखो कहां जाना पड़ा, ये समझ में आ रहा है। 1997 की एशियाई आर्थिक संकट के मद्देनजर विश्व के धनी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थायित्व हेतु एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। वस्तुतः यह सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का वार्षिक बैठक है। सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, फाइनेंस मिनिस्टर्स, और केंद्रीय बैंक, जैसे हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा जाता है, ठीक है। और सरकार का भी बैंक जो है वो कौन है, आरबीआई है। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय, मुंबई में है। यूपीएससी ने बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई के बाहर जो मूर्ति है वो किस चीज की है, मतलब किसकी मूर्ति है। मैंने बताया नहीं, हमने लिख दिया लक्ष्मी की मूर्ति है, जबकि कुबेर की मूर्ति थी। किसकी है, कुबेर जो होता है वो धन का देवता माना जाता है, लक्ष्मी जी भी धन की देवता मानी जाती हैं, ठीक है। और हमारे पूर्वजों ने बता दिया कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, कोड वर्ड्स में, मतलब सांकेतिक भाषा में बता दिया, पैसा कमाना है तो उल्लू की तरह रात भर दिन भर, मतलब दिन भर तो काम करना ही पड़ेगा, रात भर भी जागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रात भर विचार करना पड़ेगा कैसे कमाया जाएगा कल का पैसा, उल्लू बनना पड़ता है। अब 2 तरीके हैं आपके, या तो आप वेब सीरीज देखते रहो रात भर, या फिर सोचो, कंसेप्ट लेके आओ, कंसेप्ट क्लिक हो गया तो बहुत बड़ी चीज नहीं है पैसा कमाना। समझ में आया, चलो जी आगे। वार्षिक बैठक है। वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के समय इसकी भूमिका और बढ़ गई, और सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष या प्रधान भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने लगे। यार 2008 में आई थी वो वैश्विक मंदी जो आई थी, सब प्राइम वाली, उससे पहले दूसरा आर्थिक संकट था। चलो आगे। वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के मद्देनजर, ये जो वैश्विक मंदी मैंने दूसरी वाली बताई थी ना, वो इसके आसपास आई थी, इसके आसपास आई थी। वो एशिया का संकट वो अलग कंसेप्ट है। वैश्विक आर्थिक संकट जो आया था, जो मंदी आई थी, रिसेशन, वो 2008 के आसपास आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, है ना, तो बच गए हम लोग। कुछ नीतियां ऐसी होती। चलो, वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के मद्देनजर इसकी प्रथम बैठक 2008 में वाशिंगटन में आयोजित हुई थी। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए G20 मुख्य मंच है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए G20 मुख्य मंच है, जो औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर खुला और सृजनात्मक चर्चा को प्रोत्साहन देता है। इसके सदस्य देश हैं, अब सदस्य देश याद कर लीजिए, ऐसे याद नहीं होते हैं, वर्ल्ड मैप निकालिए, उसमें देखिए। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकी देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, कॉन्टिनेंट है, ब्राजील को ले लो, अर्जेंटीना को ले लो, है ना। साउथ अमेरिकी देश निकालो पहले खाली, कौन कौन है, और बस साउथ अमेरिका के 2 ही देश हैं, एक अर्जेंटीना एक ब्राजील है, ठीक है। अब एशिया के ले लो, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को अलग ले लो। अब एशिया के ले लो भाई, एशिया के कौन कौन है, चीन है, कौन है, भारत है, कौन है, इंडोनेशिया है, इस पर खास ध्यान देना आपने, इंडोनेशिया। जापान है, कौन है, रूस है, सऊदी अरब है,
कोरिया गणराज्य है, तुर्की है। बस अब यूरोप के ले लो, अच्छा नॉर्थ अमेरिका के ले लो, कनाडा है मैक्सिको है यूएसए है, यानी कनाडा, यूएसए, मैक्सिको तीनों हैं बड़े। ठीक है, अब यूरोप के ले लो। यूरोप के कौन कौन हो गए? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी बड़े देश हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और इतने ही है। यूके हो गया, यूके 4 देश हो गए कहां के, और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन हो गया। अब अफ्रीका का ले लो। अफ्रीका का कौन है? खाली दक्षिण अफ्रीका, केवल साउथ अफ्रीका। ऐसे करके पढ़ा करो, तब आपको हो जाएगा G20 में कौन कौन से देश हैं। क्या बिना देखे बता सकते हो? जैसे नॉर्थ अमेरिका में तीनों हैं, कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है। साउथ अमेरिका में कौन कौन है? ब्राजील है, अर्जेंटीना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पूरा है अपना। यूरोप में कौन कौन से? फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है और इटली है, 4 हैं। एशिया में कौन कौन है? भारत, रूस है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, सऊदी अरब है, कोरिया है, कोरिया गणराज्य यानी साउथ कोरिया, और कौन है? टर्की है। हो गया, खत्म, याद हो गया? नहीं हुआ? ब्राह्मी लो अगर नहीं हो रहा है। G20 चूंकि विकसित और विकासशील देशों का संयुक्त संगठन है, अतएव किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के बाद सहमति बनती है। अपनी इसी संतुलित सदस्यता के कारण वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट को इस संगठन ने बेहतर ढंग से झेला और इससे उबरने का मार्ग खोजा। G20 $5 खरब की वित्तीय विस्तार और व्यष्टि आर्थिक नीतियों व अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना कर वित्तीय विनियामकों को मजबूत करने जैसी उपलब्धि हासिल कर चुका है। क्या क्या किया है इसने? व्यष्टि आर्थिक नीतियों, अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, एक परंपरागत मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक अपरंपरागत होती है, यानी गैर परंपरागत मॉनेटरी पॉलिसी उपाय लाया, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं वित्तीय स्थिरता को, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना कर वित्तीय विनियामकों को मजबूत करने जैसी उपलब्धि हासिल कर चुका है। अपनी इन्हीं उपलब्धियों के कारण G20 पिट्सबर्ग सम्मेलन में इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मामले में प्रधान मंच का दर्जा दिया गया है। ध्यातव्य है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। यह शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ये हो चुका है। G20 का शिखर सम्मेलन हो चुका है ना। हाँ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अब वो हम क्या करेंगे कि वो करंट में पढ़ेंगे कि G20 का बैठक दिल्ली में हुई, अब क्या क्या मतलब भारत में हुई, और आपके विकास देख रहे होंगे आप ऋषिकेश में, अलग अलग जगहों पर हुई ना, तो जिन जिन जगहों पर हुई वो सारी जगह याद करनी है आप। ठीक है, ये बड़ी बात है कि G20 की सम्मेलन क्या हुए? भारत में हुए। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। 22 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। और अभी कहाँ हुई? तो अलग अलग समय पे देखा होगा आपने, कभी उत्तराखंड में हुई G20 की बैठक, है ना, ऋषिकेश हो, पूरा आपने देखा होगा कितना विकास हुआ हमारे यहाँ। ठीक, कभी कहाँ हुई? हिमाचल में भी हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, हाँ जम्मू कश्मीर में हुई, उत्तराखंड में हुई, कुमाऊं वाली साइड में हुई और गढ़वाल वाली साइड में भी हुई। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, होने चाहिए भाई ऐसे इंटरनेशनल। आगे अगली संस्था, अगला, इससे अगला क्या है? हाँ, G15। उससे अगला, पहले मैं इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, पहले इसको करा देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना 1971, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। संस्था का स्वरूप गैर लाभकारी गैर सरकारी। कई बार इतने ही क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्वरूप है वो कैसा है? गैर लाभकारी और गैर सरकारी। संस्थापक कौन है? क्लास मार्टिन स्वाब। उद्देश्य क्या है? विश्व की स्थिति में सुधार। प्रकाशित रिपोर्ट WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को
को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लास श्वाब। यही है क्या अभी? क्लास श्वाब संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, संस्थापक भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी। WEF द्वारा प्रकाशित, ये क्वेश्चन बनता भाई, ऊपर करो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, भारत का स्थान कौन सा है इसमें? अभी ये जारी हो गई होगी मेरे ख्याल से, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसमें भारत का स्थान पूछेगा आपसे, बड़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ो, भारत का स्थान निकालो तब तक। विश्व सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, भारत का स्थान पूछेगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ज्ञातव्य है कि WEF द्वारा INSEAD का कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इसको हाईलाइट कर दीजिए, कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को, INSEAD और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। हो गया।